अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन सोर्स ऑफ फाइनेंस के एरिया पे जारी थी। इसमें हमने अपनी जो थ्योरेटिकल डिस्कशन थी वो तो कंप्लीट कर ली थी और इसके रेफरेंस से एक इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपसे डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो हैं वो भी इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन ही हैं, वो मैंने आपको असाइनमेंट में कहा था, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम अभी क्लास में लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये 2023 का कोई क्वेश्चन है, अभी हम खोलते हैं तो उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं कुछ इस एरिया से रिलेटेड कुछ और बातें आपसे थोड़ा शेयर करना चाह रहा था। सोर्स ऑफ फाइनेंस मैंने आपको पहले बताया कि ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इस पर आता नहीं है। जैसे अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूँ, ये भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो चूंकि इन्वेस्टर अप्रेजल हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आप इन्वेस्टर अप्रेजल एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमें सोर्स ऑफ फाइनेंस के मिलते हैं जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के साथ आते हैं, कभी बिजनेस रिलेशन के साथ आते हैं। तो वो हमने कॉस्ट ऑफ फाइनेंस और बिजनेस रिलेशन आगे पढ़ना है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस के यहाँ पे हम सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि यही करने हैं। आगे जाएंगे हम तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस जब पढ़ेंगे, जब बिजनेस रिलेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे हम कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन करेंगे जिनमें सोर्स ऑफ फाइनेंस की डिस्कशन इंशाअल्लाह हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाली। सो आपने वरी नहीं करना कि सर ने बड़ी कम प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए इस एरिया पे। तो वैसे तो बाद में सोर्स ऑफ फाइनेंस की सिग्निफिकेंस भी कम ही है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं होता, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस पे आते नहीं हैं। यूजुअली एक कंपोनेंट का तो टेस्ट होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये थोड़ा सा 15 मार्क का क्वेश्चन इस पे आ गया था, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ कर लिया यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। बाकी बहुत ज़्यादा इस पर एग्जामिनर का फोकस रहता नहीं है। तो एनीवेज फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं जी। और क्वेश्चन नंबर 5 के चलें पहले खोलते हैं और फिर हम इस पर बात शुरू करते हैं। क्वेश्चन सामने रख के हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें अगर तो काफ़ी लंबी बॉडी है जनाब, 2 सफ़े पे तकरीबन चला गया, दूसरे सफ़े के तकरीबन एंड पे जाके इसकी रिक्वायरमेंट, और वो भी पार्ट ए की रिक्वायरमेंट आई। डिटरमिन द ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर बीडीज सरप्लस फंड्स Assuming investment opportunities are not divisible, इस वर्ड्स में पता लगा ये कैपिटल राशनिंग वाला सवाल है, and no additional finance is available at the current time, you should assume that investment capital is available without restriction in future years. सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग है, ये भी पता लग गया कि फ्यूचर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कैपिटल की, आज ही रिस्ट्रिक्शन है। और हमने सरप्लस फंड जो हमारे पास अवेलेबल है उनकी इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाना है। तो कैपिटल राशनिंग, इनडिविजिबल प्रोजेक्ट, सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग, ये रिक्वायरमेंट से हमें क्लियर हो गया। पार्ट बी को भी हम देखते ही नहीं है क्योंकि पार्ट बी एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, वो अलग से कहानी रेजिंग न्यू फाइनेंस के साथ जाके कोई यहाँ पे आके पार्ट बी 15 नंबर का एक और आ रहा है। यहाँ पे मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि नॉर्मली हमारा सवाल 25 नंबर से ऊपर जाता नहीं है, ठीक है। नॉर्मली हमारा सवाल 25 से ऊपर जाता नहीं है, लेकिन ये सवाल देखेंगे तो 15 30 नंबर पर चला गया। इससे चला इसलिए गया कि ये 2 इंडिपेंडेंट क्वेश्चन सिनेरियोज में बिल्ड कर दिए हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे सवाल तो डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सवाल को पढ़ने से पहले, डिस्कस करने से पहले मैं एक और तवज्जो दिलाओ नोटिस आप लोगों को दे दूँ। भाई अभी हम पढ़े हैं SPF और अब हम उसके एग्जामिनर क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। और इस डिस्कशन में आपको जो चीज़ समझनी है, एक जो कि बार बार हमारे सामने आने वाली है, जैसे सवाल से बातें शुरू होने वाली हैं कि ICAP के क्वेश्चन में और बाज़ का उसके सोल्यूशन में कोई गैप्स या वीकनेसेस या मे बी मैं अप्रोप्रिएट वर्ड है या नहीं, कुछ फ्लॉज रह जाते हैं। कुछ सवाल क्वेश्चन सेटिंग में फ्लॉ होते हैं, कुछ आंसर की प्रेजेंटेशन में फ्लॉ होते हैं। और मे बी कैप लेवल पे ये शायद 100 में से 1 या 2 होते थे, लेकिन CFAB लेवल पे मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूँ SBF के, तो कोई 10-15 क्वेश्चन में से कोई 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें जिनमें कुछ गड़बड़ होती है। जैसे ये क्वेश्चन ऐसा होने वाला है जिसमें कम से कम मेरे नॉलेज के मुताबिक मैं इसके सोल्यूशन से डिसएग्री करता हूँ। और पार्ट बी के रेफरेंस से अगर बात करूँ, मैं भी बता देता हूँ, उसमें मैं क्वेश्चन के डाटा की अवेलेबिलिटी के रेफरेंस से थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट है। डाटा मेरे पास सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन खैर हल उसका डाटा अवेलेबल ना हो तो अजम्पशन से हम उस गैप को फिल इन करके सवाल कर लेते हैं। तो ICAP के सोल्यूशन में अजम्पशन मिसिंग है। पार्ट बी पे आएंगे मैं वो एलैबोरेट कर दूंगा, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसमें दोनों में, एक के क्वेश्चन में फ्लॉ है पार्ट बी में, और पार्ट ए के सोल्यूशन में थोड़ा सा फ्लॉ है। तो
अगर आपको याद हो, मैंने आपको शुरू में आपसे कहा था कि आपने क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर नहीं देखना। जब आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर देखते हैं तो ये जो बातें मैं कर रहा हूँ यार, उसमें फ्लॉ है। यू एज अ स्टूडेंट डोंट गेज दैट, आप गेज ही नहीं करते। आप समझते हो जो सोल्यूशन दिया गया वो ठीक है, ऐसे ही होना था, और आप उसको याद कर लेते हो, रट लेते हो। यू डोंट डेवलप योर ब्रेन, मेंटल एक्टिविटी, प्रोसेसिंग एक्टिविटी आपकी डेवलप नहीं होती, विच इज़ वेरी हार्मफुल। एसबीएफ में अगर आपने अच्छा करना है तो आपको जहन को इस्तेमाल करने की, नॉलेज को अप्लाई करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो नॉलेज एप्लीकेशन तभी हो पाती है जब आप सवाल को पढ़ के किताब में डिस्कशन, लेक्चर से जो डिस्कशन से जो नॉलेज सीखा है उसके मुताबिक सवाल हल करने की कोशिश करें, और जहन को ज़रा थोड़ा खुला रखें, वसी रखें, ऑप्शंस के लिए दाएं बाएं घूमते रहें। और अगर आपको आइका का सोल्यूशन भी देख रहे हो तो उसको एज इट इज़ मनो एंड एक्सेप्ट ना करो। आप देखो कि मैंने ये जो सोल्यूशन मैं देख रहा हूँ, क्या मेरी लर्निंग के साथ ये अलाइंड है, इज इट मेकिंग सेंस, क्या ये सेंस बना रहा है। जैसे मैं इस पार्ट ए के सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने डिसएग्री किया वो इसी तरह था। मैं तो खैर सॉल्व नहीं करता आप लोगों की तरह, मैं तो क्वेश्चन और आंसर को कंपेयर करता हूँ, लेकिन आई हैव द एबिलिटी टू एक्सरसाइज द जजमेंट कि क्या ये सोल्यूशन ठीक हुआ हुआ है। तो मुझे उसके दौरान ही जो एहसास होता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, टू द बेस्ट ऑफ माई जजमेंट। मैं आई मे नॉट हैविंग द परफेक्ट नॉलेज और बहुत हाई लेवल ऑफ नॉलेज, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से भी थोड़ी पढ़ी लिखी डिस्कशन में इन्वॉल्व हूँ। तो सीफैप के क्वेश्चन में हम डिस्कशन में एंगेज हुआ करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं आईकैप से हट के सोल्यूशन बात कर रहा हूं तो मैं आपको प्रिंसिपल बेसिस पे, लॉजिकल बेसिस पे मैं उसको जस्टिफाई भी करूं, ठीक है। अगर आपको भी डिसएग्रीमेंट हो मेरी जस्टिफिकेशन से और आपको नहीं यार आईकैप का सोल्यूशन ठीक है, तो काइंडली रिवर्ट बैक टू मी, ताकि मैं उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन वीडियो मैं अपनी उसके जो होता है ना रजू करके अपनी डिस्कशन से क्लैरिफिकेशन वीडियो डाल सकूं और बाकी बच्चों की भी रहनुमाई हो सके, ठीक है। बट यू मस्ट engage in the discussion, और जितनी डिस्कशन में, जितनी सोच में आप जाओगे किसी टॉपिक के बारे में, जितना सोचोगे, जितना उसके बारे में गहराई में उतरोगे, उतना आपका जहन खुलेगा। और हमारा एसबीएफ में कामयाबी का भाई एक ही रास्ता है, जहन को खोलना है, हमने जहन को बंद नहीं करना। ये रिपोर्टिंग में और एसबीएफ की अप्रोच में एक फ़र्क है। रिपोर्टिंग आपको एक फ्रेमवर्क देता है, स्टैंडर्ड दे देते हैं, ये स्टैंडर्ड, ये फ्रेमवर्क अप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एग्जामिनर घुमाता रहता है आपको, डाटा हालात बदलते हैं और हमने अपने टूल को फ्लेक्स करना होता है उसके मुताबिक, ठीक है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी इंट्रोडक्टरी डिस्कशन होगी। अब हम सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट ए रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली, हमने समझ लिया कि ये कैपिटल राशनिंग है, सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग है और इंडिविजिबल प्रोजेक्ट के साथ है, ठीक है जी। अब हम सवाल पढ़ते हैं। वैसे ये सवाल ओवरऑल मच इजी क्वेश्चन है, इसमें पासिंग मार्क्स लेना कोई इशू नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ ना, मेरा डिसएग्रीमेंट है आईकैप का सोल्यूशन के साथ, वो भी मैं तो 15 में से भी 4-5 नंबर की वर्किंग होगी जिसमें मेरा डिसएग्रीमेंट है। 10 नंबर की वर्किंग, 12 नंबर की वर्किंग में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं मेरा, वो मार्क्स आसान है लेना यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ जो मैं हर दफ़ा करता होता हूँ, मैं भूल गया कि आईकैप में इस पेपर में, ये पेपर है जी, क्वेश्चन है आपका समर 23 का क्वेश्चन 2। तो हम जो चीज़ देखते होते हैं सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले कि इसमें बच्चों का पास रेट क्या रहा। तो समर 23 क्वेश्चन नंबर 2, ओफ, पास रेट तो बड़ा बुरा रहा इसका मतलब। हालांकि मेरे हिसाब से इतना आसान, पार्ट ए तुम पासिंग मार्क्स, इसमें पार्ट ए में 15 में से 10 नंबर तो आसानी से आ जाते थे, और पार्ट बी में सिर्फ आपको 15 में से 5 चाहिए पास होने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे पासिंग परसेंटेज इस क्वेश्चन में इज ओनली 1 मिनट जी, सुबह सुबह ही लेक्चर शुरू होते ही इसने अड़ी करनी शुरू कर दी। अच्छा जी, पासिंग परसेंटेज इस क्वेश्चन में जो है दैट इज ओनली 20% एज कम्पेयर टू पेपर का पास परसेंटेज था इसका 32%। इसका मतलब वेरी बिलो एवरेज। यूजुअली इन्वेस्टर अप्रेजल क्वेश्चन आसान होते हैं, उनमें मार्क्स स्कोर करना आसान है, बट इसमें अब क्या गड़बड़ हुई देखते हैं जी। हम इसको पढ़ते हैं सवाल को और देखते हैं। पार्ट ए तो मेरे हिसाब से बड़ा आसान था, 15/15 नहीं तो 12 या 13/15 लेना बड़ा आसान था नंबर। बल्कि मैं देख लेता हूँ मेरे दिन में जो डिसएग्रीमेंट भी है, जो एग्जामिनर से जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा, अगर वो हमें डिसएग्रीमेंट को भी मैयर कर लें वो कितने नंबर का है, इसकी मार्किंग स्कीम हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में
4 नंबर कॉम्बिनेशन, वही 2-3 1-2 नंबर से ज़्यादा का डिसएग्रीमेंट दिया जी, ठीक है जी, 1-2 नंबर से ज़्यादा का डिसएग्रीमेंट यहाँ पे है नहीं। तो मेरे हिसाब से बड़ी अनफॉर्चुनेट परफॉर्मेंस है। ये एक इजी क्वेश्चन था टू पास, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट जहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है वहाँ पे बच्चा हमारा फंस जाता है। ये एक और डायलेमा है हमारा, क्योंकि हम सवाल पढ़ते हैं और नए सवाल को पढ़ के समझने की कोशिश करके जहन को ग्रूम नहीं करते। हम सवाल पढ़ते हैं, नया लगता है जो आप पढ़ लेते हैं फ़ौरन, तो हमें जहन को अप्लाई करने की आदत डेवलप नहीं होती। एग्जामिनेशन में जब नया क्वेश्चन आता है हमारे सामने, अनसीन क्वेश्चन आता है जो कि मेरे ख्याल है 5 के 5 अनसीन होते हैं। बड़ा कोई लकी बच्चा होता है कि जिसको 1 या 2 को देखे भाले मिलते जुलते लग गए, अदरवाइज जहनी तौर पर मैं तैयार होता है 5 के 5 अनसीन क्वेश्चन के लिए। और अगर हमने घर में अनसीन क्वेश्चन को पढ़ने की, कंप्रीहेंड करने की, प्लान करने की प्रैक्टिस नहीं की भी, तो एग्जामिनेशन में ये काम हमसे होता नहीं है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे बच्चे का कि घर से अनसीन क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करके जाने की प्रैक्टिस किए बगैर हम चले जाते हैं। मैं एम्फसाइज करता हूँ क्वेश्चन कम कर लो, ठीक है, लेकिन गिनती के चक्कर में सवाल पढ़ा जवाब पढ़ा, सवाल पढ़ा जवाब पढ़ा, ये ना करो कि मैंने 10 अटेम्प्टें पूरी करनी है। 10 क्या 2 अटेम्प्टें भी करके पास हो जाओगे आप, अगर आपने तरीके से प्रैक्टिस की हुई है। और बगैर तरीके के किया तो 10 के आप 20 अटेम्प्ट भी कर लोगे, फेल हो जाओगे। अच्छा जी, तो हम पढ़ते हैं सवाल को और देखते हैं जी सवाल में ऐसा क्या चैलेंज था जो इतना बुरा पास है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चन में आया। बाथिक डेवलपमेंट लिमिटेड BD is a property investment company located in Punjab. The company is listed on Pakistan Stock Exchange. BD has recently divested some assets that did not align with the company's strategic objectives. Consequently, BD has surplus cash of 10,000 million to reinvest. There are 4 suitable investment projects that the board is considering. The detail of each project is shown below. 4 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, कैपिटल राशनिंग, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, डिटेल हमें गिवन है जी। West Tower Residence in Multan. West Tower Residence WTR is phase 2 of a larger project that comprises 4 towers block of residential apartments. WTR is an 18-floor apartment tower spread over 15 canals of land. The site will accommodate 50 apartments of various sizes and will include a gym and other commercial use space on ground floor. WTR is a joint venture with another property investment company, Golba Investment Limited, Golba. Golba has already completed phase 1 of the residential apartment project. However, due to difficulties with the other project, Golba has not been able to raise sufficient finance to start phase 2 of the development plan. BD has been invited as a 50% joint venture partner. Project हमारे लिए इंडिविजुअल है, मतलब हमें 50% की ऑफर हुई है तो हमें 50% ही हिस्सा डालना है, हम 40 या 30 नहीं डाल सकते। ऑलरेडी डिवाइड जो प्लानिंग में डिवाइड हो गया वो हो गया। आप इसको यहाँ पे ये चैलेंज नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट तो इंडिविजुअल था तो हमें तो पूरा करना चाहिए था। नो, इंडिविजुअल है BD के लिए, तो BD को प्रोजेक्ट जो ऑफर हुआ वो ऑलरेडी 50% है, तो 50 का 40 या 30 या 20 नहीं हो सकता, 50% ही होगा या नहीं होगा। The project is due to start immediately and expected to be completed in 3 years' time. The total cost of the project phase 2 is estimated as 12,000 million. और हमें कितना ऑफर हो रहा है? 50%। और आपको पता है जब हम प्रोपोर्शनेट प्रोजेक्ट करते हैं तो सारी कैश फ्लोज, इन्वेस्टमेंट भी और बेनिफिट्स भी सारे प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। टोटल प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट 12,000 मिलियन है, लेकिन हमारा हिस्सा बीच में कितने हैं? हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है? 6,000। तो हमारे लिए हर कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट भी और इनफ्लो भी हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे मे भी स्टूडेंट ने ऐसी कोई गलती की हो, मैंने अभी कमेंट्स पढ़े नहीं, बट यू शुड बी इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग द कमेंट्स एज वेल कि स्टूडेंट क्या क्या गलती कर जाते हैं। तो मैंने आपको शायद पहले भी कहा, दोबारा एम्फसाइज करूंगा, एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम को देखने की आदत डालिए। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ग्रिप आपकी मार्किंग स्कीम पे और कमेंट्स पे रहेगी, उतनी आप बेहतर पेपर अटेम्प्ट कर पाओ एग्जाम में, और स्टूडेंट ने जो माजी में गलतियां की आप उन गलतियों से बच पाओगे। ये हैबिट आपकी होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना, हमने क्वालिटी प्रैक्टिस करनी है जिसमें करने का अंदाज भी क्लियर है, खुद पढ़ के 2, 3, 4 दफा पढ़ के सवाल अटेम्प्ट करने हैं और जहां फंसे जम्पशन लेके सवाल कंप्लीट करने हैं, और फिर एग्जामिनर सॉल्यूशन से कंपेयर कर लेना कहां गलतियां हुई, कहां जम्पशन ली, क्या करना चाहिए था। और सवाल करने के बाद मार्किंग स्कीम भी जरूर देखो
और एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ोगे, जनरल स्टूडेंट से क्या गलतियां हुई और आप उन गलतियों को मुकाबले में कहाँ पढ़े थे, आपने कोई नई गलतियां कर दी, जो स्टूडेंट जो कॉमन मिस्टेक्स थी वही की, उनको पढ़ो और उनसे सीखो। ये हैबिट आपने रखनी है। अच्छा जी, फेज 2 टोटल प्रोजेक्ट 12,000 मिलियन का है और हमें 50% का हिस्सा ऑफर किया गया है। कैपिटल वुड बी इन्वेस्टेड इन 3 इक्वल ट्रेंचेस। The first installment due as soon as possible, मतलब immediately, and the remaining payments due after 1 and 2 year. The 0, 1, 2 तीन इन्वेस्टमेंट, 3 किस्तों में इन्वेस्टमेंट होनी है और इक्वल किस्तें हैं, मतलब टोटल 6,000 मिलियन हमने इन्वेस्ट करना है, 2 करके ऐसे। The goal will anticipate that half of the apartment will be sold off plan. ऑफ प्लान मतलब मार्केटिंग प्रॉपर ऑफिशियल शुरू होने से पहले बिक जाएगा। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज, उसने क्लियर भी कर दिया। कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑफ प्लान डिपॉजिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 1,000 मिलियन इन 2 years टाइम। अब ये ऑफ प्लान से टोटल कैश जनरेटेड है, लेकिन हमारा हिस्सा कितना है, हमने तो अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखनी है ना, 50%। ऑफ प्लान सेल विल कंप्लीट व्हेन द प्रोजेक्ट एंड्स इन 3 years टाइम। ऑफ प्लान सेल शुरू होगी 2 साल बाद और प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 3 साल बाद, तब ऑफ प्लान सेल्स कंप्लीट हो जाएंगी, बाकी पैसा वहां पे आ जाएगा। और बाकी पैसा कितना आएगा, जनरेटिंग फ्यूचर फर्दर कैश प्रोसीड्स ऑफ 6,000 मिलियन। ये ऑफ प्लान से कैश जनरेशन बता दी उसने। द रिमेनिंग हाफ ऑफ द अपार्टमेंट्स एंड कमर्शियल स्पेस वुड बी कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 3 year पीरियड। दीज वुड बी लीज्ड ऑन लॉन्ग टर्म लीजेस एंड शुड जनरेट एनुअल कैश प्रॉफिट्स ऑफ 1,000 मिलियन इंडेफिनिटली। ये प्रोजेक्ट से प्रॉफिट्स हैं, कैश फ्लोज है, तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट नहीं, हमारा 50% है। मैं बार बार आपको याद करा रहा हूँ। लीज पेमेंट्स वुड बी ड्यू इन एडवांस एंड वुड कमेंस एज सुन एज द स्पेस इज कंप्लीट। लीजिए जी, नहायत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कैश फ्लोज नहायत सिंपल है। आगे भी इसी तरह मैं आपको थोड़ा सा मजीद पढ़ने से पहले, समरी से पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बल्कि क्लियर क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम एक एक प्रोजेक्ट को साथ साथ लेकर चलते रहते हैं। 4 प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स हैं। आपको पता है उस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हमें इस तरह गिवन है जैसे यहाँ पे गिवन है। पहला काम होता है हमें चारों प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करनी है स्टैंड लोन बेसिस पे, टू सी वेदर ऑल द 4 प्रोजेक्ट्स आर फिजिबल। पहला काम हो गया, चारों प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक करनी है। अगर चारों प्रोजेक्ट हमें पॉजिटिव एनपीवी दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा कैपिटल राशनिंग असेस करना। हमारी कैपिटल राशनिंग सिर्फ 0 में है, तो 0 में जितना कैश चाहिए वो कितना है, और फिजिबल प्रोजेक्ट में कोई अनफिजिबल है वो तो हमारी कैलकुलेशन से वैसे ही आउट हो जाएगा। फिजिबल प्रोजेक्ट में 0 में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए वर्सेस अवेलेबल फंड्स कितने हैं। अगर रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ज्यादा है 0 में अवेलेबल इन्वेस्टमेंट के अवेलेबल फंड्स के मुकाबले में, तो कैपिटल राशनिंग इज देयर। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग। सोल्यूशन हमने क्या सीखा हुआ है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हम देखते हैं अवेलेबल फंड्स किन पॉसिबल वेज में इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। अच्छा, मैंने एक प्रोजेक्ट पढ़ा, मैं इस प्रोजेक्ट के रेफरेंस से कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ से पिक करता हूँ और इसकी फिजिबिलिटी हम कर लेते हैं। स्टैंड लोन हम एक एक प्रोजेक्ट पढ़ते जाते हैं और उसकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करते जाते हैं। थोड़ा क्लासरूम डिस्कशन का हम फायदा उठा रहे हैं कि मैंने आपको प्लान बता दिया हमें क्या करना है। 4 प्रोजेक्ट्स, चारों की डिपेंडेंट फिजिबिलिटी लेंगे, फिर जो फिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 में कितनी रिक्वायर्ड है वो मेजर करेंगे। इफ द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज मोर देन द अवेलेबल फंड 10,000, तो फिर हम कैपिटल राशनिंग के तहत डिविजिबल प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनता है उस पर चले जाएंगे, विच इज हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा, एक पैरा हम पढ़ लेते हैं ये वाला बिफोर स्टार्टिंग आवर वर्किंग। बीडी एक्सेप्ट प्रोजेक्ट दैट जनरेट पॉजिटिव एनपीवी। ये ना भी कहता तो इतने तो पढ़े लिखे हम हैं भाई कि फिजिबल पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट ही लेने हैं। When discounted at 12%, okay, cost of capital 12% है। Assume that all cash flows are stated at net of taxation, taxation के चक्कर में ना पड़िए, already net of tax है, and ignore inflation, life infinity तक उसने बता दी लीज रेंटल, तो इन्फ्लेशन ही डालनी छोड़ देना। BD can earn a return of 5% of any surplus fund। surplus fund की कहानी याद है, individual project में जो प्लान हम फाइनल करते हैं that may leave some सरप्लस फंड, जो कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में कहीं इन्वेस्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में आइदर वी कैन इन्वेस्ट इन फुल और वी कैन नॉट इन्वेस्ट। तो बाज़ का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, हम जो चूज करते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैश बच जाता है, तो उसने कहा जी एक्स्ट्रा कैश जो बचेगा उसको 5% पे आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। बट ये सरप्लस कैश की प्ले गेम शुरू होती है जब आप जाते हो कॉम्बिनेशन बनाने में। तो हमने तो कहा हमें कॉम्बिनेशन से पहले 2 स्टेप करने हैं। स्टेप नंबर 1, हर प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करना। स्टेप नंबर 2, हर फिजिबल प्रोजेक्ट में 0 में इन्वेस्टमेंट वर्सेस अवेलेबल फंड करना।
तीसरा स्टेप है जहाँ पे हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने और वहाँ पे मे बी सरप्लस कैश आ रहा हो, तो उससे रिलेटेड फिर ये जो बात उसने की 5% वाली, ये वहाँ पे प्ले होगी तीसरे स्टेप में जाके, ठीक है। तो फिलहाल हमने कहा जी हमें हर प्रोजेक्ट की 12% पे एनपीवी कैलकुलेट करनी है, और हमने जब एक प्रोजेक्ट का डाटा ये पढ़ लिया तो पहले हम इसकी एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। और मैंने जैसे आपको कहा कि 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वीडियो पॉज कीजिए, आप एक बार साल के इस ये प्रोजेक्ट दोबारा पढ़ लीजिए जो WTR का है, ताकि हम इसकी एनपीवी कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो आप उसको आसानी से, समझदारी से उसको फॉलो कर सकें और कोई चीज़ आपको एम्बिगुअस ना रहे। अच्छा जी, अब हमने WTR प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेस करनी है। हमने अभी जो डाटा देखा उसके मुताबिक हम कर रहे हैं जी क्वेश्चन 5, और इसमें हम इसका कर रहे हैं पार्ट ए, और पार्ट ए में पहला फेज है हमारा evaluating projects, ज़्यादा है फिजिबिलिटी, और इसमें पहला प्रोजेक्ट हमारे पास आ गया WTR। अच्छा जी, हमें जो प्रोजेक्ट कैश फ्लो दिए गए हैं, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैश फ्लो ले लेते हैं, यहाँ पे हम उनका पीरियड ले लेते हैं, इधर हम कैश फ्लो ले लेते हैं, ठीक है। चूँकि ये एन्युटी परपेचुटी केस में जा रहे हैं तो ये फॉर्मेट हमारा अंदर आप समझ जाइए एन्युटी वाला फॉर्मेट लगने वाला है। हमें बताया गया है कि हमें सबसे पहले तो फर्स्ट ट्रेंच ऑफ इन्वेस्टमेंट करनी है। कब करनी है जी फर्स्ट ट्रेंच ऑफ इन्वेस्टमेंट? हमें 0 में करनी है। हमें बताया गया ना कि टोटल 12,000 प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, हमारा हिस्सा 50% है, और वो हमने 3 किस्तों में देना है। तो जनाब उसकी वर्किंग मैं अगर यहीं पे ही शो कर दूं, टोटल 12,000 कॉस्ट है, मेरा हिस्सा 50% और उसकी किस्तें हैं 3, ठीक है जी। ये मेरी वर्किंग है। मैं इसको यहाँ से उठा के कंट्रोल C, कैश फ्लो में जाके कंट्रोल V और इक्वल, और ये मेरे कैश फ्लोज जो हैं ये रुपीज़ इन मिलियन में है। ये फर्स्ट ट्रेंच। फिर हमें कहा कि फर्स्ट ट्रेंच के बाद सेकंड और थर्ड जो आनी है वो भी सेम ही होगी, सेकंड और थर्ड भी सेम अमाउंट होगी। तीन किस्तों में पेमेंट करनी है जी हमें। एक साल बाद और 2 साल बाद, ये हमारी 3 ट्रेंचेस हैं, हमने इनको रिकॉर्ड किया और अमाउंट इनकी सेम है तो सेम अमाउंट हम कॉपी कर लेंगे। बट ये तो आउटफ्लो है तो नेगेटिव, और हम इसका ज़रा फॉर्मेट भी सीधा कर दें इसका। हमें थाउजेंड्स ऑफ मिलियन है तो डेसिमल हमें नहीं चाहिए, हम डेसिमल यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है जी। तो लीजिए जी, ये हमारे पास कैश फ्लोज आ गए। इसके बाद हमने कैश फ्लोज के बाद लेना होता है डिस्काउंट फैक्टर एट 12%। फिर हम लेते हैं यहाँ पे PV, और फिर हम लेंगे यहाँ पे NPV, लेकिन कैश फ्लोज हम और भी ले आए। ये तो भी हमने सिर्फ लिया है आउटफ्लोज, इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद हमें कहा गया है कि अगर हम पढ़ें क्वेश्चन में, हमें कहा गया है कि हमारी जो ऑफ द प्लान सेल शुरू होगी उसमें हमें 2 साल बाद 1,000 मिलियन का इनफ्लो आ जाएगा 2 साल बाद। तो जनाब इनफ्लो फ्रॉम ऑफ प्लान सेल 1,000 का इनफ्लो आना है, लेकिन हमारा हिस्सा तो उसमें सिर्फ
50% क्या है ना भाई, तो हमें तो सिर्फ 50% लेने हैं और ये कब आना है, 2 साल बाद। तो 2 साल बाद हमें कहा गया कि हमें भाई 1000 का 50% मिल जाएगा। ये 2 साल बाद मिल गया हमें पैसा। फिर हमें मज़ीद कहा गया है कि जब हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, जब हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, जो कि ख़त्म होने हैं 3 साल बाद, जो कि ख़त्म होने हैं 3 साल बाद, तो हमें ऑफ प्लान सेल का बाकी पैसा मिलेगा, जो कि कितने हैं, 6000, और ये 3 साल बाद हमें मिल जाएगा। 6000 का 50% तो हमारा तो आ गया यहाँ पे 3000। लीजिए जी, ये पैसा भी आ गया। इसके बाद उसने एक मजीद हमें क्या बताया कि बाकी जो प्रोजेक्ट बचा है वो हमने लीज रेंटल पे दे देना है, और वो लीज रेंटल इमीडिएटली प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद लीज पे चला जाएगा और लीज रेंटल एडवांस में आना है। तो जनाब लीज रेंटल एडवांस में आना है, एडवांस लीज एनुअल लीज ऑन रिमेनिंग प्रोजेक्ट, और वो होगा जी एडवांस में आएगा, 3 से शुरू हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा, परपेचुटी तक। तो हम इसको इन्फिनिटी लिख दें, ई लिख दें, और वो होगा कितना भाई, 1000 है तो हमारा तो सारे का सारा 1000 नहीं है ना, 1000 का 50%, या हिस्सा लिख दीजिए, जैसे मर्जी लिख दीजिए, डज नॉट मैटर। तो जनाब ये लीजिए 500। कहानी हमारी पूरी हो गई। हमारी ये आउटफ्लोज हैं और ये हमारे इनफ्लोज हैं। अब इसकी पीवी लेते हैं, डिस्काउंट फैक्टर। 12% का फैक्टर 0 में 1, 12% का फैक्टर 1 में। मेरे पास टेबल अवेलेबल है, मैं खोल लेता हूँ। आपके पास अगर फार्मूले पे ग्रिप है तो आप फार्मूला से करेंगे, और मैंने आपको बार बार याद कराता हूँ कि फार्मूला से करने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास टेबल को एक्सेस ज़रा दिक्कत तलब होगी। तो 12% 1 ईयर 0.797, 12% 2 ईयर, सॉरी ये 2 ईयर है, 12% 1 ईयर इज 0.893। इनके डेसिमल ज़रा हम थोड़े से ठीक कर दें। टू ईयर अगेन 0.797, 3 ईयर 12% 3 ईयर 0.712, और डिलेड परपेचुटी। डिलेड परपेचुटी में हमने क्या सीखा हुआ है, परपेचुटी का होता है 1/r, और डिले के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/r मतलब 1/12%, और कितने साल का डिले है, नॉर्मल शुरू होती है 1 से, ये शुरू हो रही है 3 से, 2 साल का डिले है, 2 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर बनेगा आपका 1/0.12 मल्टीप्लाइड विद 2 साल का फैक्टर 0.797। लीजिए जी 6.642 ये फैक्टर बनता है मेरे हिसाब से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यूज, कंट्रोल वी, और यहाँ पे आएगी हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। और ये भी हमारी रुपीज इन मिलियन में ही है। लीजिए जी, लीजिए जी, हमारा WTR का जो प्रोजेक्ट है वो हमारा यहाँ पे उसकी वैल्यूएशन होगी। WTR का प्रोजेक्ट इज फीजिबल। मैंने एक प्रोजेक्ट पढ़ा, उसकी फिजिबिलिटी स्टैब्लिश कर ली, इसी दूसरे प्रोजेक्ट का डाटा लेंगे, उसकी एनपीवी ले लेंगे, एंड सो ऑन हम करते जाते हैं। जब चारों प्रोजेक्ट की एनपीवी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम कॉम्बिनेशंस और उसकी एवैल्यूएशन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा क्लासरूम एक्टिविटी में एग्जाम में तो रही तब चारों क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, 2 दफ़ा पढ़ा, 3 दफ़ा पढ़ा, सिनेरियो बिल्ड किया, क्या स्टेप्स होने हैं, फिर करते हैं। तो क्लासरूम में थोड़ा सा मैंने जैसे आपको इसको गाइडेंस दी थी कि मैंने आपको फ्रेम प्लान पहले बता दिया कि भाई ये क्वेश्चन कैसे है और किस तरह होने वाला है। अब हम प्रोजेक्ट्स पढ़ते जाते हैं और उनकी फिजिबिलिटी कैलकुलेट करते जाते हैं। WTR की फिजिबिलिटी हमने कर ली। अब हम चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ, विच इज़ होटल पैराडाइज इन कराची। This investment is continuation of an ongoing relationship with the Hotel Paradise chain of hotels. As with the previous development, BD will fund the initial construction of the hotel, and once complete,
provide a property lease and management service to the hotel chain. Due to the repeat nature of this project, the cash flows are relatively easy to predict. The hotel will cost 7850 million. That will be incurred immediately. The construction will take 1 year to complete. BD owns an option to purchase and build on land, and so construction can start straight away. आज ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी. ये कॉस्ट इनकर आज हो जानी है, कंप्लीशन में 1 साल लग जाएगा. वंस कंप्लीट, BD anticipate annual cash profits of 1100 million. These cash profits will continue for the foreseeable future. ये तो नहायत ही आसान है, मुझे लगता है कहानी खत्म होगी इस प्रोजेक्ट की. इस प्रोजेक्ट की कहानी इतनी सी है कि एक आपकी इन्वेस्टमेंट है इमीडिएटली और उसके बाद आपके कैश फ्लोज हैं. अच्छा, इसमें सिर्फ कैच ये है कि इन्वेस्टमेंट इमीडिएट है, मतलब इन्वेस्टमेंट आपकी होनी है जीरो में और प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लगना है 1 साल. तो इसका मतलब प्रोजेक्ट से जो कैश फ्लोज जनरेट होने शुरू होंगे वो आफ्टर 1 ईयर होंगे, मतलब सेकंड ईयर में. पहला साल तो कंस्ट्रक्शन में गुजर गया, सेकंड ईयर में आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट होंगे और ड्यूरिंग द सेकंड ईयर जो कैश फ्लोज आते हैं अजम्पशन के मुताबिक कहां पर जाएंगे? 2 में ऑनवर्ड फॉर द फोरसेबल फ्यूचर इन्फिनिटी. तो लीजिए जनाब, हम इसके कैश फ्लोज बनाते हैं. ये प्रोजेक्ट का नाम हमारा है जी दूसरा HP. दूसरा प्रोजेक्ट हमारा आ गया HP और ये आइटम्स मुझे लगता है इसकी भी ऐसे हैं, परपेचुटी कैश फ्लो में जा रहे हैं तो ये आइटम तो ऐसे ही आने वाली हैं. तो ये मैं हेडिंग इसको यहाँ से एज इट इज़ उठा के ले आता हूँ. प्रोजेक्ट हमारा है HP. अच्छा, डिस्क्रिप्शन हमारी है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, वो इमीडिएट जानी है जीरो में और वो है -7850. ठीक हो गया. और उसके बाद इनफ्लोज हैं, रिटर्न्स हैं क्या प्रोजेक्ट से, वो शुरू होंगे 2 में और जाएंगे इन्फिनिटी तक और वो हैं आपके 1100. इसमें हमारा हिस्सा नहीं है, ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट हमारा है, ये ख्याल कीजिएगा. ठीक है, दैट्स इट. यही 2 आइटम्स ऑफ कैश फ्लोज है. तो डिस्काउंट फैक्टर लाते हैं, 12 का 1 हो गया और ये डिलेड परपेचुटी है 2 से ऑनवर्ड. 2 से ऑनवर्ड के लिए हम इस फैक्टर को मैं अगर यहाँ पे लेके आऊँ तो इसमें करना क्या है कि मुझे 1 साल का डिले है तो मुझे 1 साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई करने हैं. 0.893 परपेचुटी है, डिलेड परपेचुटी है और 1/r इंटू 1 साल के डिले, 1 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया. तो लीजिए जी, ये हमारी कहानी आ गई. और इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा प्रोजेक्ट भी हो गया जी, इसकी एनपीवी भी पॉजिटिव आ गई. दूसरा प्रोजेक्ट इसकी एनपीवी भी पॉजिटिव है. अच्छा जी, अब हम तीसरे प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं. ये तो बड़ा सिंपल सा केस चल रहा है अभी तक. या बाय द वे, हर एनपीवी कैलकुलेशन के साथ आप नंबर स्कोर करते जा रहे हैं. 3 नंबर 2 नंबर आपके आते जा रहे हैं. ठीक है, तो इस सवाल में स्कोर करना इतना आसान है. अब आइए जी तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ, लाइन्स गेट मॉल इन पेशावर. This investment is the upgrade of an existing shopping mall. Lionsgate Mall owned and managed by BD. हमारा ही प्रोजेक्ट है भाई. The site needs improvement and so full refurbishment would commence straight away and take a year to complete. अभी शुरू करेंगे, 1 साल में complete होगी. Many of the units are empty, but occupiers of those remaining units would need to be compensated for the loss of earning during the 1-year renovation period. In total, the cost of renovation and compensation would be 3150 million. This would be paid straight away. Total cost straight away. अगर इसने वर्ड ना लिखा होता तो हम इसके हिसाब से चलते, भाई 1 साल लगना है तो 1 साल के दौरान पे होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर शो कर देते. लेकिन उसने क्लियरली यहाँ पे कह दिया स्ट्रेट वे. पिछले प्रोजेक्ट में भी यही हुआ था, उसने कह दिया इमीडिएटली पेएबल है. अगर ना कहता तो प्रोजेक्ट करने में 1 साल लगना है, हमारी एग्जम्पशन होती है ड्यूरिंग द ईयर पे होगा, एंड ऑफ द ईयर 1 में आउटफ्लो शो करते. बट यहाँ पे भी, पिछले में भी उसने हमसे कहा कि इमीडिएटली पे होना है, 0 में आउटफ्लो शो करो. Once the improvements are complete, 0 में पेमेंट कर देंगे, 1 तक जाके कंप्लीट होगी. The BD board expect to fill all the units within the mall and increase annual cash profit from 1000 to 1580.
1000 ऑलरेडी कमा रहे हो, इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से, रिफर्बिशमेंट की वजह से 1580 पे चले जाओगे। हमें पता है रेलेवेंट क्या होता है, इंक्रीमेंटल। 1580 रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट है इस रेनोवेशन की वजह से हमें इजाफी क्या मिला, तो इजाफी तो मिला है 1580 माइनस 1580। लीजिए जी, ये प्रोजेक्ट भी इतना सिंपल सा ही है, तो इसको भी हम फिजिबिलिटी बना लेते हैं। इसी पैटर्न पे मुझे लगता है बनेगी, जैसे ये बनी हुई है HP की, तो इसी पैटर्न पे इसकी फिजिबिलिटी बन जाएगी नए प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट का नाम है जी LM, इस प्रोजेक्ट का नाम है लाइन्स गेट मॉल LM। इसमें इन्वेस्टमेंट होनी है अपफ्रंट, जैसे उसने कहा कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अपफ्रंट है, और वो है जी 3150। और बेनिफिट जो आने हैं हम यहाँ पे बता देते हैं जी, बेनिफिट जो आने हैं वो 1580 माइनस 1000 है। हमें पता है कि इंक्रीमेंटल लेने हैं यहाँ पे, तो हमने सिर्फ 580 बेनिफिट यहाँ पे लेना है, और बाकी डिस्काउंट फैक्टर तो सेम है, 0 का 1 आ गया, 2 से परपेचुटी हमने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो लीजिए जी, NPV कैलकुलेशन हमारी इसकी हो जाती है 1166। प्रोजेक्ट 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम प्रोजेक्ट 4 देखते हैं। NPV कैलकुलेशन जैसे मैं कह रहा हूँ, हर स्टेप पे आपके 2-3 नंबर आ रहे हैं, मैं इसको कंफर्म करके मार्किंग स्कीम से भी आपको बता देता हूँ, आप भी खुद भी देख सकते हो, आपके किताब के एंड पे मार्किंग स्कीम अवेलेबल है। लेकिन मैं एक बार फिर आपके शेयरिंग के लिए समर 23 क्वेश्चन नंबर 2, WTR की फिजिबिलिटी 3 नंबर, होटल पैराडाइज की फिजिबिलिटी 2.5 नंबर, लाइन्स गेट की फिजिबिलिटी 2.5 नंबर, मतलब ये 3 नंबर 2.5 स्कोर 5 और 3 8 नंबर ले चुके हैं हम यहाँ तक है भाई। अभी हमने कोई एड्रेस नहीं किया फाइनल, कोई प्रपोजल नहीं दिया, कोई इन्वेस्टमेंट कॉम्बिनेशन नहीं बनाए, कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, लेकिन हम ऑलरेडी 15 में से 8 नंबर यहाँ तक ले चुके हैं मार्किंग स्कीम के मुताबिक। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आखिरी प्रोजेक्ट की तरफ, प्रोजेक्ट नंबर 4, रायवंड रोड। ले जी, जाती उमरा के पास पहुंच गए हम। रायवंड रोड लाहौर, इधर तो लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो कहता है जी द लास्ट प्रोजेक्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउसिंग ऑन रायवंड रोड लाहौर। द प्रोजेक्ट इज नोन इंटरनली एज रायवंड रोड, नाम ही उसका रायवंड रोड रखा था हमने। द साइट विल बी डेवलप्ड अंडर 2 आइडेंटिकल फेजेस, ईच फेज इन्वॉल्विंग कंस्ट्रक्शन एंड सेल ऑफ 35 हाउसेज। तो सोसाइटी 2 फेज में डेवलप होगी, हर फेज में 35 घर बनेंगे। Phase 1 can start straight away, immediately, as BD has obtained planning permission for the development. Phase 1 would be completed after 1 year. Work on plan 2, phase 2 will start straight after the completion of phase 1. मतलब अभी phase 1 start होगा, 1 साल में complete होगा, और 1 साल बाद phase 2 शुरू हो जाएगा, और उसको भी 1 साल लगेगा बनने में। तो 0 से 1 में phase 1 बना, और 1 से 2 में phase 2 बना। The current plan shows each phase comprising 25 10 मरला houses and 10 1 houses. Total 35 घर थे ना, तो 25 घर 10 मरले के हैं और 10 घर 1 कनाल के हैं। The expected cost ₹20 million for 10 मरला houses and 50 million for 1 कनाल houses. Cost will be incurred at the start of each phase. हर फेज के शुरू में ही कॉस्ट इनकर हो जाएगी। मैं आपको बार बार पहले भी 2 साल समझाया, फिर बता रहा हूं कि अगर उसने जुमला ना लिखा हो तो फेज कंप्लीट होने में 1 साल लगना है, तो ड्यूरिंग द ईयर खर्चा एंड ऑफ द पीरियड जाता है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है जी स्टार्ट में खर्चा कर दो, तो जैसा वो कह रहा है वैसे करो। जब वो साइलेंट होगा तो हमारा अजम्पशन का जो नॉलेज हम उसको लेके आते हैं एप्लीकेशन में। Given the demand for housing, the board anticipate that all houses will be sold upon completion. जैसे ही complete हो गए बिक जाएंगे। Cash sales are expected to be 30 million for 10 मरला house and 85 million for 1 canal house. Phase 1 अभी शुरू करना है, सारा खर्चा भी अभी कर देना है। Phase 1 1 साल में complete होगा और completion पे फौरन बिक जाएगा, पैसा आ जाएगा। 1 साल बाद फेज 2 शुरू होगा और 1 साल बाद ही उसकी कॉस्ट पे करनी है। 2 साल बाद फेज 2 कंप्लीट होगा, 2 साल बाद फेज 2 का पैसा भी आ जाएगा। और दोनों फेज आइडेंटिकल है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी सेम है, उनकी इनफ्लो भी सेम है, कोई इन्फ्लेशन इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं है। तो ये कहानी है जी, बड़ी सिंपल सी कहानी है, कोई कॉम्प्लिकेशन मुझे इसमें नज़र आई नहीं। तो जनाब हमारा प्रोजेक्ट है ये अगला, मैं इसको यहाँ से ही उठा के कॉपी करके ले जाऊँ। इसमें कैश थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम आइटम ऐड कर लेंगे, रोज़ ऐड कर लेंगे।
ये हमारा प्रोजेक्ट है जी रायवंड रोड RR, ये RR का प्रोजेक्ट है और कॉस्ट ऑफ फेज 1 और इसको हम कर देते हैं इनफ्लोज ऑफ फेज 1, कॉस्ट ऑफ फेज 2 एंड इनफ्लोज ऑफ फेज 2। टाइमिंग देखिए, कॉस्ट ऑफ फेज 1 0, इनफ्लोज ऑफ फेज 1 में, कॉस्ट ऑफ फेज 2 1 में और इनफ्लो ऑफ फेज 2 2 में। यही बताया ना उसने हमें, वैल्यूज भी हम ले आते हैं। कॉस्ट ऑफ फेज 1 में हमने बनाने हैं दोनों फेज वाले के सेम ही बनाने हैं। कितने 25 घर 10 मरले के हैं, 25 घर 10 मरले के हैं, तो 25 घर 10 मरले के और 10 मरले के घर की कॉस्ट, 10 मरले के घर की कॉस्ट इज 20 मिलियन प्लस 10 घर 1 कनाल के हैं और 1 कनाल के घर की कॉस्ट 50 मिलियन। लीजिए जी, ये जो कॉस्ट है फेज 1 की, यही कॉस्ट फेज 2 की भी है और ये कॉस्ट मैं यहां पे ले लूं, और ये कॉस्ट मैं यहां पे भी ले लूं। ठीक है जी, डन हो गया। मैंने देख लीजिए बेटा, 25 घर बनने हैं 10 मरले के जिनकी कॉस्ट 20 मिलियन है, रुपीज इन मिलियन में चल रहे हैं, प्लस 10 घर बनने हैं 1 कनाल के जिनकी कॉस्ट 50 मिलियन है और फेज 1 और फेज 2 इडेंटिकल है। तो जनाब इनके ये कैश फ्लो मैंने उठाए यहाँ पे ले आया, फेज 1 एंड फेज 2 कैश फ्लो। टाइमिंग देख लीजिए, आज हमने फेज 1 शुरू करने हैं और 1 ईयर बाद खत्म करके बेच देने हैं और 1 ईयर बाद हम फेज 2 शुरू करेंगे और 2 साल बाद हम खत्म करके बेचेंगे। और अब अगर हम इनकम रेवेन्यू की बात करें तो मैं इसी फैक्टर को उठाता हूं, इसी फैक्टर को मैं यहां पे लेके आता हूं। इसमें ये जो कॉस्ट है ना, इसकी जगह मैं प्राइस कर लेता हूं। मुझे बताइए कि यह प्राइस होगी मेरे 10 मरले के घर की 30 मिलियन और 1 कनाल के घर की 85 मिलियन। लीजिए जी, यही रेवेन्यू मेरा इधर भी फेज 2 में आएगा और यही रेवेन्यू मेरा यहाँ पे आना है, यही रेवेन्यू मेरा यहाँ पे आना है। ठीक है जी, तो जनाब इधर रेवेन्यू है इक्वल, रेवेन्यू है इक्वल, और लीजिए जी ये चीज़ें थोड़ा सा हम यहाँ से उठा के नीचे ले जाते हैं। इधर हमें ज़रा फैक्टर्स चाहिए। 12% 0 का फैक्टर आ गया, 12% 1 का फैक्टर ऊपर कहीं हमने लिया हुआ था जी, 12% 1 का फैक्टर, 2 का फैक्टर हमारे पास ये पड़े हैं जी, 12% 1 और 2 उठा के लिया उनको ज़रा। 12% 1 एंड 12% 2। लीजिए जी कैश फ्लोज और एनपीवी। ऑप्शन नंबर 4 की एनपीवी भी हमारे पास आ गई। तो चारों प्रोजेक्ट की एनपीवी हमने कैलकुलेट कर ली है, चारों प्रोजेक्ट की एनपीवी फिजिबल है। और बाय द वे चौथे प्रोजेक्ट की एनपीवी आपने कैलकुलेट की तो 2.5 नंबर इसके भी आ गए। तो 7.5 जमा 3 10.5 नंबर आप 15 में से ले चुके हैं। मतलब अभी आपने ऑप्शन नहीं बनाई, कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, डिसीजन नहीं दिया कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, लेकिन 15 में से 10.5 नंबर आप ले चुके हैं। नंबर लेने इतने आसान होते हैं पेपर में, सिर्फ आपको मेंटल अलर्टनेस चाहिए कि भाई मुझे नंबर चाहिए, जहां से मिलते हैं ले लो। आपके दिल में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सवाल परफेक्ट करना है। तो भाई परफेक्ट आता है तो 100 बिस्मिल्लाह कीजिए, 100 दफा कीजिए। लेकिन अगर सवाल परफेक्ट नहीं आ रहा, कहीं फंस रहे हो, तो सोचो तो सही सवाल की आंसर तक पहुंचने में टुकड़े ब्रेकअप क्या बनता है, क्या क्या वर्किंग्स चाहिए सवाल तक पहुंचने में, और हमें कितनी वर्किंग्स आती हैं कितनी हमें नहीं आती। जो आती हैं वो तो करो, क्योंकि ये तो सामने नजर आ रहा है ना कि प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का है। पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट को ही हमने कंसिडर करना है प्लान में। तो पहले देख तो लो पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट कितने हैं। तो हमने देख लिया चारों प्रोजेक्ट पॉजिटिव एनपीवी वाले हैं। अब हम देखेंगे जीरो के रेफरेंस से, ख्याल कीजिएगा सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग है, फ्यूचर में भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आ रही है, बट वहां पे हमारी कैपिटल राशनिंग है नहीं। हमने तो देखना है हर फीजिबल प्रोजेक्ट के लिए। अब हम कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एवेल्यूएशन करेंगे क्या वाकई कैपिटल राशनिंग है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एट
0 कितनी है और एनपीवी प्रोजेक्ट की कितनी है, हम पहले ये असेस कर लें। तो हमारे पास जो 4 प्रोजेक्ट हैं उन चारों का डाटा हम इकट्ठा करते हैं। एक WTR है, एक HP है, एक LM है, एक RR है। इन सब में जीरो में इन्वेस्टमेंट चाहिए कितनी, देखते जाओ जी। WTR में जीरो में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, WTR में जीरो में इन्वेस्टमेंट ये चाहिए। तो ज़रूरी नहीं मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाऊं, मैं इसको ऐसे करके फिर इन्वेस्टमेंट है तो इट इज़ अंडरस्टूड ये नेगेटिव है, आउटफ्लो है। HP में जीरो में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, HP में जीरो की इन्वेस्टमेंट लेनी है जी, कोई और इन्वेस्टमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो उसको हमने कंसिडर नहीं करना। LM में जीरो की इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, LM में जीरो में इन्वेस्टमेंट ये चाहिए। और RR में जीरो में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, इट इज़ ओनली दिस, ये इन्वेस्टमेंट 1 की है, इसको हमने नहीं लेना, ठीक है जी। और साथ हर प्रोजेक्ट की NPV भी ले जाते हैं हम। NPV WTR की, NPV HP की, HP की NPV ये नहीं है शायद, HP की NPV ऊपर है जी, ये HP की NPV। NPV LM की और NPV RR की। लीजिए जी, यहां से हम देख लेते हैं टोटल, हमें पता लगे ना क्या कैपिटल राशनिंग है भी कि नहीं। तो जीरो में टोटल फंड रिक्वायरमेंट कितनी है जी, 14,000। अगर हमारे पास 14,000 होते तो हमें आइडली चारों में इन्वेस्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि चारों प्रोजेक्ट फीजेबल हैं। लेकिन मसला क्या है, हमारे पास तो सिर्फ अवेलेबल है 10,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके नीचे, ऑल प्रोजेक्ट्स आर फीजेबल बट रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट एट जीरो is rupees 14,000 million against available funds of rupees 10,000 million. As all projects are non-divisible, hit and trial approach is used to develop optimal investment plan। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे कहानी लिख दी। और अब हम डिफरेंट हिट एंड ट्रायल में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। तो मैं ज़रा कम्बिनेशन यहाँ पे लिख दूँ, फिर उनकी वैल्यूएशन करते हैं। कम्बिनेशन जो हमारे पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं वो है क्या क्या, हम पॉसिबल कम्बिनेशंस लेते हैं और फिर इनकी वैल्यूएशन करते हैं। पॉसिबल कम्बिनेशन देखिए, मेरे पास 10,000 अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर 1 WTR प्लस HP, ऐसा ही है। कम्बिनेशन नंबर 1 WTR प्लस HP, ठीक है जी। मैं इसमें भी मैं एलैबोरेट मजीद करता हूँ, इसको मैं करता हूँ एलैबोरेट। फिलहाल मैं ऑप्शन लेता जाऊँ। ऑप्शन नंबर 2 HP प्लस LM तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये 10,000 से ऊपर चला जाता है। HP प्लस RR हो सकता है, HP प्लस RR। और ऑप्शन नंबर 3 हमारी बनती है WTR, LM एंड RR। WTR प्लस LM प्लस RR, ये 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अच्छा, यहाँ पे अब तवज्जो कीजिएगा, हम देख पा रहे हैं, इसको मजीद इवैल्यूएट करते हैं अभी, कि मैं अगर WTR और HP को करता हूं तो मेरे टोटल फंड कितने जा रहे हैं, 9850। मेरे पास अवेलेबल फंड कितने हैं, 10,000। मेरे पास 150 सरप्लस बच रहा है। सरप्लस फंड कहाँ जाएंगे, 5% पे री इन्वेस्ट होंगे, ठीक है जी। तो जनाब, अब हमें यहाँ पे जो प्लान बनाना है ना, एवेल्यूएशन करनी है हर ऑप्शन की। तो मैं अगर ऑप्शन 1 को वैल्यूएट करूं तो मैं कैसे वैल्यूएट करूंगा, देखिएगा जरा। ऑप्शन 1 में मेरे पास एक है WTR, एक है HP, और फिर मेरे पास सरप्लस फंड भी बचेंगे, तो मुझे सरप्लस फंड्स को भी
एवेल्युएट करना है, उनको भी अपने प्लान में शामिल करना है, ताकि मैं टोटल एवेल्युएशन 10,000 पे डिसीजन लूं। देखिएगा जरा, इन्वेस्टमेंट एंड एनपीवी, तो जो से WTR की इन्वेस्टमेंट ये मेरे पास ऊपर आ रही है, ये WTR की इन्वेस्टमेंट है, और WTR की एनपीवी ये भी ऊपर आ रही है, ले लीजिए यहां से। HP की इन्वेस्टमेंट, ये ऊपर HP की इन्वेस्टमेंट भी आ रही है मेरे पास, और HP की एनपीवी भी मेरे पास आ रही है। अब देखो मेरे पास टोटल फंड कितने हैं, 10,000। सरप्लस फंड कितने बचे हैं, देखते जाओ, मेरी स्क्रीन पे कर्सर पे नजर रखो। टोटल फंड में से ये भी इन्वेस्ट हो गए, ये भी इन्वेस्ट हो गए, बाकी बचे 150। और 150 मैंने इन्वेस्ट करना है किसी प्रोजेक्ट में जिसने मुझे रिटर्न देनी है 5%, तो मुझे उसकी भी एनपीवी कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जनाब मेरी वर्किंग आने वाली है अब 1, पीछे तो मैंने कोई वर्किंग बनाई नहीं, अब मुझे वर्किंग 1 बनानी है इसके लिए कि सरप्लस फंड जो मैं इन्वेस्ट करूँगा इससे मुझे कितनी एनपीवी आएगी। ये है कैच इस सवाल में, थोड़ा सा अगर जो देखें जो डला हुआ है, और इसी कैच में मेरा और एग्जामिनर के सोल्यूशन का थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करूँगा जरा। क्योंकि जब हमें सरप्लस फंड्स पे रिटर्न उसने दे दी है, तो हमें सरप्लस फंड्स को भी अपने इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा बना लेना है कि भाई WTR में पैसा कितना जाएगा, HP में कितना जाएगा, और सरप्लस फंड जो एक्सेस इन 5% पे इन्वेस्ट होने हैं वो कितने होंगे। अब जरा आइए जनाब वर्किंग 1 में इसी के नीचे प्रेजेंट करूँगा। मुझे बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट मेरे पास सरप्लस फंड जो है मैं उसकी इन्वेस्टमेंट कर दूंगा आज ही मेरे पास सरप्लस बचा ना पैसा, हेडिंग में ऊपर डालता हूँ, जरा इसका फॉर्मेट में सीधा पता करता हूँ, लेकिन जरा सुन लो पहले। मैं आज ही इसको इन्वेस्ट कर दूंगा, कितना, 150, और फिर इससे मुझे एनुअल रिटर्न कितनी आएगी, एट द रेट 5%। तो जनाब 150 पे 5% मुझे सालाना रिटर्न आएगी। तो जो रखिएगा यहाँ पे मैं फिर कर रहा हूँ एग्जामिनर से डिफरेंस मैं क्रिएट करने लगा हूँ। मुझे इस पे 5% रिटर्न आएगी सालाना, ठीक है जी। ये डेसिमल डालूंगा तो शायद 15 इंटू 5 7.5 होगा, शायद राउंड ऑफ हुआ है, बट फिलहाल छोड़ दीजिए इसको, उस चक्कर में ना पड़िए। असल प्रॉब्लम यहाँ पे है, पीरियड क्या लिया जाए, यहाँ पे पीरियड क्या लिया जाए, ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है जिसपे एग्जामिनर और मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ राय है। एग्जामिनर ने क्या अज्यूम किया कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना ये 1 साल के लिए आप करोगे, और बेसिकली यहाँ पे 8 नहीं आएगा, आपको 158 वापस आ जाएगा। दिस इज व्हाट एग्जामिनर अज्यूम्ड, ठीक है जी, कि यहाँ पे 8 नहीं 158 वापस आएगा। लेकिन भाई 1 साल क्यों, सरप्लस फंड में 1 साल के लिए क्यों इन्वेस्ट करूंगा, जब मेरी ये इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए है, WTR परपेचुटी, ये इन्वेस्टमेंट कितने साल की है, HP परपेचुटी इन्फिनिटी। तो मैं सरप्लस फंड को क्यों मैं 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने तो 10,000 टोटल इन्वेस्टमेंट की टोटल एनपीवी देखनी है। जब ये टोटल इन्वेस्टमेंट इधर भी इन्फिनिटी के लिए इन्वेस्ट है, इधर भी इन्फिनिटी के लिए इन्वेस्ट है, तो यहां पे इन्फिनिटी के लिए इन्वेस्ट क्यों नहीं होगी भाई। सो याद रख लीजिए यहां पे असूल सरप्लस फंड बड़ा रेट्स अपीयरेंस है इस तरह के क्वेश्चन की। और मैं फिर कह रहा हूं कि यहां पे अगर कोई बच्चा गलती कर भी रहा है तो ये गलती 1-2 नंबर की है, इससे ज्यादा की नहीं है, 15 में से 1-2 नंबर की गलती है। इवन मैं तो जैसे कह रहा हूं मेरी नजर में एग्जामिनर ने भी गड़बड़ की हुई है, तो लेकिन हम कह सकते हैं एग्जामिनर ने उस ऑप्शन को भी एक्सेप्टेबल करार दिया हुआ है। बट मेरे हिसाब से अगर वो एक्सेप्टेबल है तो ये बेहतर है जो मैं करने जा रहा हूं। मेरे हिसाब से ये आपका रिटर्न आएगी 1 से इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए पीरियड, ये हमारे हो गए कैश फ्लोज, यहां पे हम लाएंगे डिस्काउंट फैक्टर और फिर पीवी और एनपीवी। फॉर्मेट यहां से उठा लें थोड़ा, हम उधर से पहले रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और इसका फैक्टर तो 1 होता है, इसका फैक्टर बड़ा सिंपल होता है जी, 1/12 नॉर्मल परपेचुटियन। और यहाँ पे हम पीवी ले लेते हैं,
और यहाँ पे हम वन से कैपेसिटी 1/r और 1/r से हो 1/r है भाई, r इज़ 0.1, ठीक है जी। और यहाँ से हम ले लेंगे NPV इसकी। ये NPV नेगेटिव है और इसको हम जाके इस प्लान में शामिल कर देंगे, ठीक है जी। इसको इस प्लान में शामिल किया तो मेरे पास टोटल NPV मेरी ये बनी 10,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो ये है, ठीक है जी। तो कॉम्बिनेशन ऑप्शन नंबर 1 पे जाओगे, WTR प्लस HP को अगर फॉलो करोगे, सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करोगे, तो आपकी इस ऑप्शन से जो NPV जनरेट होगी इंक्लूडिंग सरप्लस फंड वो 724 है। अब यही वर्किंग में ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 जो मैंने यहाँ बनाई थी उनके लिए भी करूँगा, सेम यही वर्किंग मुझे रिपीट करनी है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 के लिए भी। तो मैं इसको ज़रा कॉपी पेस्ट करता हूँ, मुझे लगता है कि ये कॉपी पेस्ट हम करते हैं ऑप्शन 2 के लिए। अब स्प्रेडशीट मॉडल है ना, तो उसका फ़ायदा हमें होगा, Ctrl+C Ctrl+V। ऑप्शन 2 मेरी क्या है? ऑप्शन 2 मेरी है जनाब HP एंड RR। HP तो एज इट इज़ रहने दो, WTR की जगह मैं यहाँ पे RR कर देता हूँ, ठीक है। तो RR में मेरी इन्वेस्टमेंट, अच्छा लिंक HP का भी हिल गया ना, तो इसको भी लिंक करते हैं, HP को लिंक करते हैं इधर HP के साथ, हम इससे लिंक कर देते हैं जी ऊपर HP के साथ, लीजिए जी। और RR को हम लिंक करते हैं RR के साथ। RR के प्रोजेक्ट हमारे पड़े हुए हैं ये जनाब, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, और साथ ही उसकी हम नीचे Ctrl+C Ctrl+V करेंगे तो NPV आ गई। अब देखिए सरप्लस फंड हमारे पास आ गए, 10,000 में से 7850 इन्वेस्ट हुआ, 1000 इन्वेस्ट हुआ, बाकी बचे 1150। 1150 को मैं यहाँ पे लिंक करता हूँ, तो जो जारी रखिएगा ज़रा यहाँ पे ही, 1150 को मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया, ऊपर मैंने लिंक नहीं किया होता, यहाँ पे लिंक कर दिया जी, ठीक है जी। अब आइए रिटर्न के ऊपर, तो रिटर्न 1150 पे भी 5% ही आनी है, उस पर भी कोई इशू नहीं। अब आ जाइए पीरियड के ऊपर, ये मैंने हाईलाइट ही रखा था भाई। अब यहाँ पे देखिए मेरे HP का पीरियड क्या है, इन्फिनिटी, मेरे RR का पीरियड क्या है, यहाँ पे कैच आ गया, थोड़ी वेरिएशन मुझे लगता आ गई। मेरे RR की लाइफ है 2 साल। अब यहाँ पे मेरे पास जो 2 प्रोजेक्ट्स मेरे कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, एक प्रोजेक्ट की लाइफ इन्फिनिट है, एक प्रोजेक्ट की लाइफ फिनिट है। तो यहाँ पे जो गाइडेंस अवेलेबल है कि जो फिनिट प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ को इधर शामिल कीजिए, ये गाइडेंस अवेलेबल है, ठीक है। फिनिट प्रोजेक्ट की लाइफ यहाँ पे ले लीजिए, जिस प्रोजेक्ट की लाइफ फिनिट है उसको यहाँ पे ले लीजिए। तो ये हमारी बेसिकली 1 से 2। तो जो सरप्लस फंड है वो मेरा 2 साल के लिए इन्वेस्ट होगा, क्योंकि जो मेरा RR है उसकी लाइफ 2 साल है। मैं बेशक यहाँ पे लिख भी दूँ, इसके साथ मैं नोट डाल देता हूँ, यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, सुटेबल ड्यूरेशन फॉर सरप्लस फंड्स इन्वेस्टमेंट is assumed to be same as RR's life, shorter period जो है उसको ले लो। तो ये मैंने आपको गाइडलाइन एक दे दी। जहाँ पिछले केस में कॉम्बिनेशन में ऑप्शन 1 में दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ इन्फिनिट थी, तो मैंने सरप्लस कैश की लाइफ इन्फिनिट ली, बट यहाँ पे चूंकि आपका अच्छा सरप्लस, चूंकि ये फिनिट है, अब यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, ये फिनिट है तो फिर फिनिट पे आपको रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल भी तो मिलेगा ना, ये भी लिख लीजिए, रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल। फाइनिट है लाइफ, तो फिर रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल भी तो आएगा, 2 साल बाद ही आ जाएगा, और वो होगा कितना जी, जितना इन्वेस्ट किया उतना ही वापस आएगा। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमारी नेगेटिव है, रिटर्न है, और फिर हमारी यही वापस आ जाएगी, ठीक है जी। और ये 2 साल बाद आ रहा है, ये 1 से 2 की एन्युटी है, 12% 2 ईयर एन्युटी, 12% 2 ईयर एन्युटी इज 1.690, एंड 12% 2 ईयर सिंगल कैश लो, 12% 2 ईयर सिंगल कैश लो 0.797,
0.797। लीजिए जी, यहाँ से एनपीवी हमारी इस ऑप्शन की भी क्रिएट होगी, -36 ये लिंक कर दिया हमने यहाँ पे। और ये इसकी कहानी बन गई कि अगर हम RR प्लस HP पे जाएंगे तो सरप्लस फंड से ये हमारी वर्किंग नंबर इसका 2 कर देते हैं हम। ये वर्किंग हमारी 2 है जी। ऊपर शायद मैंने वर्किंग नंबर नहीं दिया था, ऑप्शन 1 के नीचे ये वर्किंग 1 थी हमारी, ठीक है जी। तो पीरियड के रेफरेंस से हमारी डिस्कशन होगी। दोबारा सुन लीजिए, ऑप्शन 1 में जो 2 प्रोजेक्ट्स मेरे कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं दोनों की लाइफ इन्फिनिट है। तो गाइडेंस इज जब 2 प्रोजेक्ट्स जो कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं दोनों की लाइफ इन्फिनिट है तो सरप्लस फंड्स की लाइफ भी आप इन्फिनिटली लोगे, सरप्लस फंड्स की इन्वेस्टमेंट भी फॉर इन्फिनिट पीरियड लोगे। तो जब इन्फिनिट पीरियड के लिए किया तो सिर्फ रिटर्न आनी है, प्रिंसिपल वापस नहीं आना। ऑप्शन 2 में हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक HP इसकी लाइफ तो इन्फिनिट है, एक RR इसकी लाइफ 2 साल है। तो यहाँ पे हमने गाइडेंस ली कि जब प्रोजेक्ट्स ऐसे आ जाएं, एक में फाइनाइट लाइफ है एक में इन्फिनिट लाइफ है या लाइफ डिफरेंट है, तो गाइडेंस से हम उस प्रोजेक्ट की लाइफ को सरप्लस फंड के लिए यूज करेंगे जिसकी शॉर्टेस्ट है। तो शॉर्टेस्ट प्रोजेक्ट जो हमारा है वो RR है जिसकी लाइफ 2 साल है, तो हम सरप्लस फंड को 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट अज्यूम करेंगे। और जब 2 साल की इन्वेस्टमेंट अज्यूम की है तो इन्वेस्टमेंट की 2 साल 58 की रिटर्न आई, एन्युटी बन गई, और फिर 2 साल बाद प्रिंसिपल भी वापस आ जाएगा ना, फाइनाइट लाइफ ली तो प्रिंसिपल भी वापस आने हैं। ये इसकी एनपीवी जनरेट होगी, ठीक है जी। अब हम ऑप्शन 3 पे जाते हैं। अगेन कहानी उसी तरह ही, ऑप्शन 3 की भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। लेकिन अब ऑप्शन 3 में जो है ना, कहानी में ट्विस्ट थोड़ा सा ये है कि वहां पे प्रोजेक्ट्स अब आपके 3 प्रोजेक्ट हैं, तो हमें एक कॉलम यहाँ पे और जनरेट करना है। ऑप्शन 3 में हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जी, कौन कौन से, यहाँ से देखिएगा जरा, WTR, LM एंड RR, WTR, MM, LM एंड RR, WTR, ये लीजिए, ये तीनों प्रोजेक्ट्स हमारे पूरे हो गए। अब हम इनको लिंक कर लेते हैं जी। इनकी वैल्यूज हम फॉर्मेटिंग थोड़ी सी मुझे लगा रह गई थी, तो चलो उसको भी सीधा कर लें हम। ये सारी वैल्यूज़ हमारी जो ये टेबल बन रहा है ये हमारा रुपीज़ इन मिलियन में बन रहा है। अच्छा जी, अब हम ऑप्शन 3 पे जा रहे हैं। ऑप्शन 3 के लिंकेजेस क्रिएट करें। सबसे पहले RR की इन्वेस्टमेंट, तो RR की इन्वेस्टमेंट तो पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है, यहीं से उठा लें यार, RR की इन्वेस्टमेंट आ गई। फिर हमें चाहिए LM की इन्वेस्टमेंट। LM की इन्वेस्टमेंट कहीं ऊपर पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई, हमें सबसे ऊपर जाना पड़ेगा, हमें इस टेबल पर जाना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट आ गई LM की और उसकी NPV आ गई। फिर WTR की इन्वेस्टमेंट, WTR की इन्वेस्टमेंट कहाँ पड़ी है जी, कहीं पड़ी भी है, ये पड़ी भी है, यहाँ से उठा लें, इसकी NPV आ गई। अब सरप्लस फंड्स के लिए फार्मूला में 3 प्रोजेक्ट्स माइनस होने हैं। 10,000 में से RR माइनस हुआ, LM माइनस हुआ, WTR भी माइनस हुआ, तो सरप्लस फंड 3850 बचे, ठीक है जी। यहाँ से सरप्लस फंड हमारे पास बचते हैं 3850। और अब इसके लिए हम वर्किंग 3 बनाएंगे, वर्किंग 3, और इसमें हम अगेन आते हैं जी, हमारे पास सरप्लस फंड 3850 बचे, इसकी रिटर्न इसका 5% रहेगी और इसका पीरियड अगेन क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हमारे पास इसमें एक प्रोजेक्ट LM है, LM की लाइफ कितनी है जी, LM की लाइफ इन्फिनिटी। दूसरा प्रोजेक्ट WTR है, इसकी लाइफ कितनी है, इन्फिनिटी। तीसरा प्रोजेक्ट RR है, इसकी लाइफ कितनी है, 2 साल। तो इसका मतलब मुझे कैश फ्लो कितने लेने हैं, 2 साल। तो 2 साल पे कैश फ्लो लेने हैं, तो लीजिए जी, ये इन्वेस्टमेंट होगी, ये 2 साल की रिटर्न होगी
और ये 2 साल बाद प्रिंसिपल वापस आ गया, 12% पे डिस्काउंटिंग, सेम डिस्काउंट फैक्टर लगेंगे। ये इसकी एनपीवी आ गई, ये यहाँ पे ऑलरेडी लिंक भी हो चुकी है। तो लीजिए जी, अब यहाँ पे तो पूरा है, इसको ज़रा देख लें, इसको हमें ज़रा अमेंड करने की जरूरत है, ये भी पूरा हो गया। लीजिए जी, कहानी तो हमारी सेट होगी ना। तो हमने 3 ऑप्शन बनाई, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, तीनों ऑप्शंस की एनपीवीज हम यहाँ पे बेशक लिंक कर दें, इधर लिंक कर दें एनपीवी, यहाँ पे हम लिंक कर दें अगर, WTR प्लस HP 724, HP प्लस RR ऑप्शन 2, HP सर RR 1011, और तीसरी ऑप्शन 3 प्रोजेक्ट्स ऑप्शन 3, और ऑप्शन 3 की जो वर्किंग है ये वर्किंग भी 3 है, ऑप्शन 3 की वर्किंग भी 3 है। लीजिए जी, तो हमने सिलेक्ट करनी ऑप्शन विच ऑफर्स द हाईएस्ट एनपीवी, कॉम्बिनेशन विच ऑफर्स द हाईएस्ट एनपीवी। ठीक है जी, तो वो तो क्लियरली ऑप्शन नंबर 3 आ रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज ऑफरिंग हाईएस्ट एनपीवी, तो हम कहेंगे भाई ये हमारी रिकमेंडेशन है, ये हमारी रिकमेंडेशन है। और मैंने आपको इसमें क्लियरली बता दिया, मेरा एग्जामिनर सोल्यूशन से जो इख्तलाफ रहा वो ये इख्तलाफी एरिया, ये इख्तलाफी नोट है जी, मैं इसको रेड कर रहा हूँ, इसका मैं कलर भी बदल देता हूँ, ये मेरा इख्तलाफी एरिया एग्जामिनर से, बाकी सारा एग्जामिनर से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, हमारा एग्जामिनर से कोई इख्तलाफ नहीं आया, ये मेरा एग्जामिनर से इख्तलाफी एरिया है। और मैंने उसकी आपको लॉजिक रैशनल भी बता दी कि भाई हम ख़ास तौर पे पहले से ही देख लो ना, पहले ऑप्शन से देख लो, जब मेरा ये पैसा भी इन्फिनिटी में जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी में जा रहा है, तो लाइकली कंपैरिजन के लिए इसको भी इन्फिनिटी के लिए इन्वेस्ट करोगे ना, 1 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तो कोई तुक ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता था भाई 2 साल के लिए करें या इन्फिनिटी के लिए करें, तो वहाँ पे मैंने आपको गाइडलाइन कर दी, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट 2 साल का है, एक इन्फिनिटी का है, तो मैंने यहाँ पे आपको गाइडेंस दे दी कि भाई जिस प्रोजेक्ट की लाइफ कम है उसको फॉलो करो। इसका भी रैशनल लॉजिक एक पीछे है, बट उसकी डिटेल में हम जाते नहीं, फॉर द टाइमिंग हम उसको छोड़ देते हैं। तो इसका भी रैशनल अगर चाहें तो आप, अब तो ChatGPT भी एक उस्ताद अवेलेबल है आपके पास, उससे भी आप पूछ सकते हैं, बट फिलहाल हम फॉर द टाइमिंग उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें गाइडेंस मैंने प्रिंसिपल दे दिया, इस तरह का केस है तो हम यहाँ पे ये करेंगे। तो लीजिए जी, ये अल्लाह अल्लाह करके हमारा पार्ट ए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ, और ये फाइनल जो इन्वेस्टमेंट प्लान हमसे मांगा गया था, ये पार्ट ए का हमारा आंसर है कि WTR LM प्लस RR ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। और इसमें हम फर्दर ऐड करना चाहें तो कर दें। इस प्लान के नतीजे में हमारे पास सरप्लस कैश बचेगा 3850, जो कि 5% पर एनम पे 2 साल के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे। इन सब इन्वेस्टमेंट प्लान के नतीजे में टोटल 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे हमारी एनपीवी जो जनरेट होगी वो 1996 होगी। ये हमारा ऑप्शन 3 की वर्किंग है, और वो ऊपर हमने रेफर कर दिया ऑप्शन 1, 2, 3। हम फर्दर इसको वर्किंग रेफरेंस देना चाहें दे दें, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हाउ वी विल प्रेजेंट इट। तो इसके साथ ही जी हमारा पार्ट ए की डिस्कशन होती है ख़त्म। तो हम इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। पार्ट बी के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।